उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने अपनी जासूसी सैटेलाइट की दोबारा लॉन्चिंग की तैयारियों को तेज कर दिया और अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए उत्तर कोरिया की सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड की एक तस्वीर भी जारी कर दी और दावा किया कि उत्तर कोरिया अपने स्पेस स्टेशन पर एक नया लॉन्च पैड बनाने का काम तेजी से कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया जल्द ही अपनी जासूसी सैटेलाइट को दोबारा लॉन्च कर सकता है, जो इससे पहले 31 मई को फेल हो गई थी और उस वक्त उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्चिंग फेल रही। लेकिन उसके बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बैठक बुलाई थी और दावा किया गया कि उस बैठक में किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को फटकार लगाई थी और एक बार फिर उस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तैयारी करने का आदेश दिया। अब इस नई तस्वीर को जारी करते हुए पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि उत्तर कोरिया अपनी जासूसी सैटेलाइट की दोबारा लॉन्चिंग में जुट गया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने मिसाइल लॉन्चिंग पर उत्तर कोरिया को फटकार लगा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्चिंग को दूसरे देशों के लिए खतरा बताया और आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश यानी दक्षिण कोरिया और जापान को बिना बताए ही मिसाइलों को लॉन्च किया, जिसकी वजह से कई विमानों के रास्ते बदलने पड़े। इसके साथ ही इन देशों में हमले को लेकर अलर्ट भी जारी करना पड़ा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था जो जापान के करीब समंदर में जाकर गिरी, जिसके बाद जापान में इमरजेंसी के सायरन बजने लगे। वहीं उत्तर कोरिया ने सुरक्षा परिषद पर अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। किम जोंग उन ने आरोप लगाया कि सुरक्षा परिषद की बैठक तो केवल दिखावा है, जबकि पहले से ही उत्तर कोरिया को दोषी माना जा चुका है। उधर रूस ने यूक्रेन जंग में बहुत जल्द सरमात न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर ली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इसका ऐलान कर दिया। इस मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में होती है, क्योंकि यह करीब 18,000 किलोमीटर तक हमले कर सकती है। यानी इसके जरिए पुतिन रूस से ही अमेरिका में भी भीषण तबाही मचाने में सक्षम हो जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब जब इसको जंग में उतारने का ऐलान कर दिया तो इससे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन रूसी फौज से मुकाबला कर रहा है। लेकिन अगर पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक सरमात न्यूक्लियर मिसाइल को मैदान में उतार दिया तो पश्चिमी देशों के लिए भी यूक्रेन की मदद करना आसान नहीं होगा, क्योंकि परमाणु ताकत से लैस इस मिसाइल की रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है। यानी इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश होंगे। वहीं यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की फौज ने निप्रोपेट्रोव्स्क शहर में रूस के घातक हमलों को नाकाम कर दिया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां तबाही मचाने के लिए किंजल समेत कई दूसरी खतरनाक मिसाइलें बरसाई, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की वायुसेना ने अज़ोव सागर के रास्ते उड़ान भर रहे Tu-22M बॉम्बर से Kh-22 और किंजल मिसाइलें बरसाई। इसके साथ ही रूस ने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से भी हमला किया। लेकिन दावा है कि निप्रोपेट्रोव्स्क शहर पर हमले में रूस की मिसाइलें पूरी तरह नाकाम रहीं, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से उन्हें बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना के निशाने पर वहां के आम लोग और रिहायशी इमारतें हैं और इसी वजह से वो लगातार हमले की कोशिश में है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने ज़ापोरिज्जिया में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेन के कई जासूसों को पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि यूक्रेन के ये जासूस वहां तैनात रूसी सेना के अधिकारियों की गतिविधियों का पता लगाने में जुटे थे और रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी सैनिक यूक्रेन के उन जासूसों को पकड़ते दिखाई दिए। एक जासूस को तो उन्होंने पकड़कर जमीन पर लेटा दिया ताकि वो भाग न सके। इसी तरह रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई मुखबिरों को पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि ये लोग ज़ापोरिज्जिया में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों में घूमकर पुतिन के अधिकारियों का पता लगाने में जुटे थे और उनकी मंशा रूसी सेना के अधिकारियों की हत्या करवाने की थी। FSB के मुताबिक उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि यूक्रेन के जासूस रूस में भी हमले करवाने का प्लान बना रहे थे। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पश्चिमी देशों के टैंकों को उड़ाने के लिए यूक्रेन जंग में खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें उतार दी। इस जंग में यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देश आधुनिक टैंक भेजते आए हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी सेना ने पश्चिमी देशों के टैंकों का तोड़ निकाल लिया। बताया गया कि जंग में पुतिन की फौज ने नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें उतार दी, जो इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि आधुनिक टैंकों को भी तबाह कर सकती हैं। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि रूसी सेना की नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को भी गिराने में सक्षम है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चेतावनी दी कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो वो यूक्रेन युद्ध से भी 50 गुना ज्यादा भीषण होगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि इसका असर सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में स्कॉट मॉरिसन ने दावा किया कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो कई देश इसकी जद में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से जितना नुकसान हुआ है उससे 50 गुना ज्यादा पूरी दुनिया को नुकसान उठाना होगा, जबकि पहले से ही यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका में ठनी हुई है और इसका खमियाजा आर्थिक तौर पर कई देशों को उठाना पड़ रहा है।
इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले 2 बॉमर इंडोनेशिया पहुंच गए। बताया गया कि परमाणु बम बरसाने की ताकत रखने वाले ये विमान अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे पर पहुंचने के बाद इंडोनेशिया में उतरे, जहां दोनों विमानों ने आसमान में इंडोनेशिया की वायुसेना के साथ अभ्यास किया। अमेरिका के B-52 विमान परमाणु बम बरसाने की ताकत रखते हैं। ये दुश्मन को पलक झपकते ही पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे के बीच ही जब ये इंडोनेशिया में उतरे तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकी विदेश मंत्री चीन के साथ दोस्ती मजबूत करने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके बम बरसाने वाले विमान इंडोनेशिया में उतर गए। यानी अमेरिका ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी भी तेज कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक शादी में खाना खाने से 21 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे हड़कंप मच गया और फिर उन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि सोरों से बारात कासगंज आई थी, जहां बारातियों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। उस शादी में शामिल बारातियों ने जैसे ही दावत का खाना खाया, अचानक 21 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों की टीम के मुताबिक फूड पॉइजनिंग की वजह से इन लोगों की तबीयत खराब हुई, जिनमें कुछ लोगों को दवा देकर घर भेज दिया गया, जबकि कुछ की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में घूमने आए पर्यटकों और नाव चलाने वालों के बीच झील में ही मारपीट हो गई। नैनीताल आए कुछ लोगों ने 2 नावें बुक कराई थी। बताया गया कि यह पूरा विवाद नाव में घूमने को लेकर हुआ, जिसके बाद घूमने आए लोगों और नाव चालक के बीच झील में ही मारपीट शुरू हो गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि मारपीट के दौरान एक आदमी झील में गिर गया। हालांकि जैसे तैसे झील में गिरने वाले आदमी को बाहर निकाला गया, लेकिन इसके बाद देखते ही देखते सारे नाव चालक इकट्ठा होकर पर्यटकों के साथ मारपीट करने लगे। बताया गया कि यह पूरा विवाद नाव में घूमने को लेकर हुआ, जहां घूमने आए पर्यटकों ने 2 नाव बुक कराई थी, लेकिन जब उनके मुताबिक झील में उन्हें नहीं घुमाया गया तो पर्यटकों और नाव चालक के बीच मारपीट शुरू हो गई। इधर दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में संदिग्ध हालात में एक लड़के का शव उसी के घर में फांसी के फंदे से लटका मिला, जहां एक केक भी रखा था। पुलिस ने बताया कि कमरे से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और जब वहां पहुंचकर पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो उस लड़के का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उस कमरे में हर तरफ बदबू फैली हुई थी। बताया गया कि वो लड़का वहां अकेला ही रहता था। फांसी दो दिन हो गए मेरे ख्याल से, तो किसी का बर्थडे था। पुलिस के मुताबिक उन्हें कमरे के अंदर से एक केक मिला, जो किसी लड़की का जन्मदिन मनाने के लिए लाया गया था। पुलिस ने बताया कि ये वही लड़की थी जिससे वो लड़का कुछ दिन से बातचीत कर रहा था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उस लड़के ने खुदकुशी की या किसी ने उसकी हत्या की। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्टंट करने वाले 6 लड़कों पर पुलिस ने एक्शन लिया और बीच सड़क ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर 19,000 का चालान काट दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये 6 लड़के स्टंट करते दिख रहे थे। सभी लड़के एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिनमें मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का टंकी पर और बाकी 5 उसके पीछे बैठे थे। उन सभी लड़कों ने किसी ने भी हेलमेट तक नहीं पहना था। इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक कार सवार ने उन लड़कों का मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और जैसे ही गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने इस वायरल वीडियो को देखा, इस मामले में संज्ञान लिया गया और मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर 19,000 का चालान काट दिया गया, ताकि इस तरह के जानलेवा स्टंट करने पर रोक लगाई जा सके। वहीं विदेशी बाजारों में आई गिरावट के बाद भारत के शेयर बाजार भी लाल निशान में कारोबार करते रहे। शेयर बाजार में लगभग सभी इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार करते रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,238 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक गिरकर 18,771 पर बंद हुआ। बैंक, आईटी और कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर भी बाजार को संभालने में नाकाम रहे। उधर 62 साल बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का नया रिकॉर्ड बन गया। इसकी वजह यूक्रेन में चल रही जंग को माना जा रहा है। यूक्रेन जंग के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ और देश चलाने के लिए ब्रिटेन को भारी भरकम कर्ज लेना पड़ गया। ब्रिटेन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वहां की सरकार पर कर्ज 2.5 लाख करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 250 लाख करोड़ रुपए हो गया। सरकार पर कुल कर्ज का यह आंकड़ा ब्रिटेन की जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब ये कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह कर्ज में डूबी है। इसके पीछे वहां पेट्रोल, डीजल और गैस की ऊंची कीमतों को बड़ी वजह माना जा रहा है।